हे गाइस, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 डायरेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है। और हम सारी चीज़ें जानेंगे कि भाई डाइजेशन होता कैसे है। हम जो फूड खाते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे अंदर। ठीक है। और जो फीकल वेस्ट है वो तो बाहर आ जाता है। ठीक है। और कैसे हमको मिनरल्स न्यूट्रिशन मिलते हैं जो भी हम फूड खाते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे होती है हम वो सब जानेंगे। ठीक है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, फिर उसका एब्जॉर्प्शन देखेंगे, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का कैसे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर हम देखेंगे डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है। तो चलिए हमारा चैप्टर अभी हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो जो पहला वाला पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, वो उसके अंदर उतनी इंपॉर्टेंट लाइन्स नहीं है। आप यहाँ से देखिए बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स से। ठीक है। तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स फूड के अंदर जो होते हैं वो यूटिलाइज नहीं किए जा सकते हैं हमारे बॉडी के द्वारा ओरिजिनल फॉर्म में। उनको तोड़ना ज़रूरी है, उनको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है। उनको कन्वर्ट करना ज़रूरी है सिंपल सब्सटेंसेस में, डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है। अब जो प्रोसेस होता है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में, ठीक है, तो वो उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और ये किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स की मदद से। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल आता है, फिर उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। हमारे ह्यूमन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है। और बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शुरुआत होती है उसकी माउथ, एंटीरियर ओपनिंग माउथ से, और एंड होता है कहाँ पर, एनस में। ठीक है। जो ओपनिंग होती है, मतलब जो शुरुआत होती है, इंटीरियर ओपनिंग होती है, वो माउथ से होती है। और ओपन आउट कहाँ पर होता है, मतलब बाहर एट द एंड में क्या आउट होता है, पोस्टीरियरली थ्रू एनस। एनस इसकी एंड होती है। ठीक है। जो माउथ होता है लीड करता है बकल कैविटी की तरफ या और ओरल कैविटी की तरफ। ठीक है। जो ओरल कैविटी होता है उसमें नंबर ऑफ टीथ होते हैं, मतलब बहुत सारे टीथ होते हैं, और मस्कुलर टंग होती है। जो ओरल कैविटी होता है उसके अंदर बहुत सारे टीथ होते हैं और मस्कुलर टंग होती है। दो चीज़ होती है ओरल कैविटी में। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर दो टर्म्स आएंगी, ये थैक्रोडोंट आएगा और ये डायफोडेंट आएगा। तो अब ज़रूर समझ जाए कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले हम थैक्रोडोंट के बारे में देखेंगे। ठीक है। मतलब हर टीथ, हर टूथ, हर एक एक दांत, जो जॉ होता है, ठीक है, जॉ 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 मतलब हमारा जबड़ा होता है। ठीक है। जो हर टीथ होता है ना वो जॉ के ऊपर एम्बेडेड होता है, मतलब वहाँ पर होता है हाफ ऑफ द जो बोन्स, दो बोन्स हैं, दो जॉ है हमारे पास, तो वहाँ पर वो एम्बेडेड होगा। हर टीथ हर जॉ पे, हर टीथ जॉ पे एम्बेडेड होगा, तो उस अटैचमेंट को हम बोलते हैं थैक्रोडोन। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जो बोन, ये टाइप के अटैचमेंट को हम थैक्रोडोन बोलते हैं। ठीक है। ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स के अंदर ह्यूमंस को मिला के जो दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं उनके लाइफ में, ठीक है, उसको हम डायफिडेंट बोलते हैं। डायफिडेंट क्या होता है, डायफिडेंट क्या होता है, देखिए हमारी लाइफ में दो टाइप के टीथ होते हैं। ठीक है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं। ठीक है। हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है परमानेंट टीथ से। ठीक है। ये दो टाइप के डेनिशन हमको देखने को मिल रहे हैं। ये जो टाइप का डेनिशन है इसको हम डायफिडेंट बोलते हैं। ठीक है। मतलब मिल्क टीथ से परमानेंट टीथ आना। ठीक है। ये दो टाइप का डेनिशन है। एक तो मिल्क टीथ आया फिर परमानेंट टीथ आया, तो इस टाइप के डेनिशन को हम डायफिडेंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा हम यहाँ से शुरू करते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन, आगे बढ़ा रहे हैं। एक एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ, मतलब एक एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट दांत होते हैं। ठीक है। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के दांत होते हैं जिसको हम हेटेरोडेंट बोलते हैं। 4 है तो हम बोल रहे हैं हेटेरोडेंट। ठीक है। नेमली इंसिजर्स हैं, कैनाइंस हैं, प्रीमोलार्स हैं, मोलार हैं। ठीक है। ये जो अरेंजमेंट होता है टीथ का हर अपर और लोअर जॉ में, ठीक है, किसके ऑर्डर में होता है, ICP
PM और M के फॉर्म मतलब ऑर्डर में होता है। मतलब सबसे पहले इंसिसर्स आएंगे, उसके बाद कैनाइन्स आएंगे, फिर उसके बाद प्रीमोलार्स आएंगे, उसके बाद मोलर्स आएंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमको रिप्रेजेंट, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि भाई ह्यूमन के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, 2123/2123। इस डेंटल फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है हमको, हम सबसे पहले ये देखेंगे। ये जो सबसे ऊपर जो 2 लिखा हुआ है ये है इंसिजर्स। हमारे अपर जॉ में 2 इंसिजर्स है, नीचे वाले जॉ में 2 इंसिजर्स है। ठीक है, अगर हम बात करें 1 की, तो हमारे जो अपर जॉ है उसके अंदर एक के मतलब एक केनाइन है। ठीक है, और नीचे वाले में एक केनाइन है। ठीक है, और बात करें हम ये प्रीमोलार्स की, तो प्रीमोलार्स 2 है ऊपर, और नीचे भी प्रीमोलार्स 2 है। 3 है मोलार्स, 3 ऊपर मोलार्स है और 3 नीचे मोलार्स है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है टीथ का, वो इनेमल से बना होता है। मतलब जो जो सरफेस होता है टीथ का, जो टीथ होता है वो इनेमल से बना हुआ होता है, जो हेल्प करता है फूड को तोड़ने में, मतलब फूड को शेप से, मतलब जो मतलब एब्जॉर्बल फॉर्म में बनाने में मदद करता है। ठीक है, मस्टिकेशन करता है फूड का। जो टंग होता है ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच होता है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी से, जिसे हम फ्रेनुलम बोलते हैं। और जो टंग होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? ठीक है, वो अटैच होती है फ्लोर से, ओरल कैविटी से कनेक्ट रहती है। उसे कौन कनेक्ट करता है? फ्रेनुलम। मतलब ये टंग है वो फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नीचे की तरफ जो अपर सरफेस होता है टंग का, उसमें बहुत स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे पैपिला बोलते हैं। जो अपर सर्फ जो टंग है उसका जो अपर सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर स्मॉल छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा जब आप ब्रश करेंगे, तब आप जब जीभ को साफ़ करते हैं तो आप देखते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, अगर आप मिरर में देखेंगे तो। ठीक है, वो स्मॉल प्रोजेक्शंस क्या है? वो पैपिले हैं, जिसमें से कुछ कंटेन करते हैं टेस्ट बर्ड्स। मतलब जो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम पैपिले बोलते हैं, जिनमें से बहुत सारे टेस्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ओरल कैविटी लीड करता है शॉर्ट फेरिंग्स की तरफ। ठीक है, जो सर्व करता है कॉमन पासेज फूड और एयर के लिए। जो ओरल कैविटी होता है, हमारा जो माउथ होता है, वो लीड करता है कहाँ तक? अंदर तक, फेरिंग्स की तरफ। ठीक है, ओरल कैविटी के बाद डायरेक्ट फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स क्या है? इसके अंदर 2 चीज़ें मिलती हैं, फूड और एयर की जो दोनों कंपार्टमेंट है वो यहाँ पर मर्ज होती है। ठीक है, कॉमन पासेज होती है फूड और एयर के लिए। जो ईसोफेगस होता है और जो ट्रैकाई होता है, ईसोफेगस तो फूड पाइप हो गया, ट्रैकाई विंड पाइप हो गई, ये ओपन होती है फेरिंग्स से, मतलब टुगेदर ओपन होती हैं। कार्टिलेजिनियस फ्लैप, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, वो होता है कहाँ पर? ग्लॉटिस के ऊपर होता है। ठीक है, ये ग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। ठीक है, ग्लॉटिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। मतलब ट्रैकाई को बोल रहे हैं बेसिकली, ट्रैकाई का जो पाइप है, जो विंड पाइप है, उसको ग्लॉटिस बोला जा रहा है। उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस कवरिंग होती है, जैसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, स्वॉलोइंग के दौरान जो फूड की एंट्री ना हो जाए विंड पाइप में, इसीलिए यही होता है, ताकि फूड की एंट्री को रोक सके। कहाँ पर? ग्लॉटिस में, विंड पाइप में फूड की एंट्री ना नहीं होने देता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, जो ईसोफिगस होता है ये थिन, पतला, लंबा ट्यूब होता है जो एक्सटेंड करता है पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थ्रॉक्स एंड डायफ्राम, लीड टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो ईसोफेगस होता है बहुत ज़्यादा पतला, ठीक है, लंबा ट्यूब होता है जो पोस्टीरियरली पास होता है। मतलब कहाँ कहाँ से गुजरते हुए जाता है? नेक से गुजरता है, थ्रॉक्स जहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं वहाँ से गुजरता है, फिर डायफ्राम से, फिर जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ स्टमक तो हम रुकते हैं। अभी हमने डेनिशन से सब सारी चीज़ें देखी थी। ये जो डायग्राम है ये बहुत अच्छे से बता रहा है कि हमारे कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये सब डायग्राम से आप ज़रूर समझ जाइएगा। ठीक है, हमारे कौन से जो दांत होते हैं वो कैसे अरेंज है हमारे जॉ में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जो मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, ठीक है, एक मस्कुलर स्फिंक्टर रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ये लाइन क्या कह रहा है? जो स्टमक होती है और जो ईसोफेगस होती है, हम जानते हैं कि ईसोफेगस डायरेक्ट फूड को कहाँ लेके जाती है? स्टमक में लेके जाती है। अब ईसोफेगस से स्टमक में जाने के लिए एक मस्कुलर स्फिंक्टर, एक मस्कुलर मसल, मतलब एक मसल होता है। ठीक है, कहाँ पर? ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, मतलब जो ओपनिंग होती है ईसोफेगस की, वहाँ पर मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, एक मसल होता है, जैसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल, जो रेगुलेट करता है। ठीक है,
फूड की ओपनिंग, मतलब ओइसोफेगस की ओपनिंग स्टमक में, ठीक है। मतलब वो डिसाइड करेगा कि फूड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। जो स्टमक होता है लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में, जिसके पास 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। स्टमक के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब स्टमक के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। कार्डियक पोर्शन जिसके अंदर ओइसोफेगस ओपन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ओइसोफेगस में फूड आया वो स्टमक में गया, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? कार्डियक पोर्शन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद फंडिक रीजन आता है, ठीक है। फिर बॉडी आती है, मेन सेंट्रल रीजन, और एक पाइलोरिक पोर्शन आता है, ठीक है, जो ओपन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पाइलोरिक रीजन होता है, जो पाइलोरिक पोर्शन होता है, वो ओपन होगा फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमको पता है कि इसोफेगस स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विशेबल होता है 3 रीजन्स में, ठीक है। एक सी शेप्ड ड्यूडेनम में, एक लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जिसे हम बोलते हैं जिजनम को, और हाईली कॉइल्ड इलियम में। ओके, जो ओपनिंग होती है स्टमक की ड्यूडेनम के अंदर, वो गार्ड की जाती है पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा। इस लाइन का क्या कहने का मतलब किया जा रहा है? जो ओपनिंग होती है स्टमक की, देखिए स्टमक में जो फूड है वो अभी जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जो स्टमक की ओपनिंग है ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, हमने अभी देखा। तो स्टमक जो ओपन होगा ड्यूडेनम के अंदर, उसके बीच में एक मसल होता है दोनों के बीच में, ठीक है, जो गार्ड करता है, ठीक है। वो मसल कौन सा है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, स्टमक की, स्टमक से ड्यूडेनम के बीच में, वो कौन कंट्रोल किया जाएगा? वो गार्ड कौन करेगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर करेगा, ठीक है। इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। इलियम क्या होता है? ये जैसे कि मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इलियम से फूड कहाँ जा रहा है? इलियम ओपन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, अभी हम ये देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर केजियम होता है, कॉलन होता है, रेक्टम होता है, ठीक है। केजियम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जिसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। एक नैरोअर फिंगर ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी होता है। अपेंडिक्स तो आप जानते हैं बहुत पहले काम आता था, ठीक है। जब हम मतलब अपने इनिशियल स्टेज पे थे तब काम आता था। हम कच्ची चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते थे, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता था, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता था। अब एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, जो केजियम से निकलता है, ठीक है। अभी हम बात करें केजियम की, तो केजियम ओपन होता है कॉलन में, ठीक है। कॉलन डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स में, एक असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो ओपन होता है रेक्टम में, जो ओपन होता है एनस के थ्रू, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, इसोफेगस से रेक्टम तक प्रोसेस करती है 4 लेयर्स, मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। मतलब हमारे इसोफेगस, हमारी विंड पाइप, जो हमारी फूड पाइप होती है इसोफेगस, उससे लेके एनस तक जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सेरोसा होता है, ठीक है। सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 लेयर्स होते हैं। सेरोसा की बात करें तो सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। और वो बना होता है थिन मेसोथीलियम सेल से बना होता है, एपिथीलियम ऑफ वाइसरल ऑर्गन्स, ठीक है, जिसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो सेरोसा होता है ना, वो मेसोथीलियम से बना हुआ होता है, जिसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है मेसोथीलियम, और उसके साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है। मस्कुलरिस की बात करें तो मस्कुलरिस फॉर्म होता है स्मूथ मसल्स के द्वारा, ठीक है। यूजुअली अरेंज होता है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में, ठीक है। एक ऑब्लिक मसल जो प्रेजेंट हो सकता है कुछ रीजन्स में, ठीक है, उस ये बोला गया है। जो सब म्यूकोसल लेयर है ये फॉर्म होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, जो नर्व्स को कंटेन करते हैं, ब्लड को कंटेन करते हैं, लिम्फ को कंटेन करते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा में। इनर मोस्ट लेयर जो लाइन करता है लुमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल को, जो उसको हम म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है। और ये लेयर फॉर्म करता है इरेगुलर फोल्ड्स रिगे स्टमक के अंदर और स्मॉल फिंगर प्रोजेक्शंस जिसे हम बोलते हैं विली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर,
तो ठीक है, अभी हम आगे अब देखते हैं, यहाँ से सेल लाइनिंग से ज़रूर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेरोसा है, ठीक है। जो उसके अंदर जो लेयर है वो मस्कुलरिस है, ठीक है। अब मस्कुलरिस में भी दो तरह के लेयर्स हो गए, एक इनर सर्कुलर, एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल, दो पार्ट्स हो गए, ठीक है। इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूड, ये मस्कुलर के दो पार्ट हो गए। अब उसके अंदर भी आ जाता है आपका सब म्यूकोसा, फिर उसके अंदर आ जाता है आपका म्यूकस, फिर उसके अंदर आ जाता है ल्यूमेन। अभी ल्यूमेन आपका एकदम सेंटर का पार्ट हो गया, जहाँ पर आपका डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, जहाँ पर फंक्शन होगा, ठीक है। अब जो लेयर्स है ना, जो इनर मोस्ट लेयर कौन सा आपका म्यूकोसा है, आउटर मोस्ट लेयर आपका कौन सा है, सरोसा है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कैसे किन किन चीज़ों से बना हुआ है ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हमने देखा कि भाई जो मिकोसा होता है, मिकोसा फॉर्म करता है इरेगुलर फोल्डिंग स्टमक के अंदर, वो भी स्टमक के अंदर भी इरेगुलर फोल्डिंग वो प्रोसेस करता है, जिसे हम रुगई बोलते हैं। और स्मॉल टेस्टाइन के भी हमने पुराने क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वो स्मॉल टेस्टाइन में वेली होता है, ठीक है, जो अब्जॉर्ब करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ठीक है। वो मिकोसा ही फॉर्म करता है, ठीक है। मिकोसा जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है किसकी, स्मॉल टेस्टाइन की, ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी